जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी एकदम मस्त तरीके से चल रही होगी। साथियों, आपका फिजिकल बिल्कुल नज़दीक है, तो आप लोग अपना फिजिकल एकदम कस दीजिए, फिजिकल एकदम बिंदास करते रहिए और साथ में साथ पढ़ाई भी करते रहिए, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना देरी किए हुए, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों, ये झारखंड पुलिस कांस्टेबल 2024 में जो जीके पूछा जाता है, उसी का प्रैक्टिस सेट नंबर 24 है। इसके पहले हमने आप लोगों के लिए 23 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी प्रोवाइड करवा चुके हैं, तो आप लोग जाके वीडियो के माध्यम से अपनी तैयारी को जा सकते हैं। और लास्ट में इस वीडियो के लास्ट में आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना देरी किए हुए साथियों। पहला प्रश्न है, आईसीसी पुरुष अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2024 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? भारत में, दक्षिण अफ्रीका में, श्रीलंका में, ऑस्ट्रेलिया में। तो किस देश में किया जाएगा? तो आपका जो राइट आंसर है साथियों वो है दक्षिण अफ्रीका में किया जाएगा, ठीक है। कहाँ पे? दक्षिण अफ्रीका में किया जाएगा आईसीसी पुरुष अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2024 का आयोजन, ठीक है। आईसीसी ने बड़ा फैसला लेते हुए इस बार अंडर 19 विश्व कप का आयोजन श्रीलंका की जगह साउथ अफ्रीका में करने का फैसला किया, ठीक है। पहले होना था श्रीलंका में, फिर उसने साउथ अफ्रीका में कर दिया, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शास्त्रीय नृत्य प्रारूपों में से कौन सा उत्तर प्रदेश से संबद्ध है? कौन सा है उत्तर प्रदेश से? कथक है, भरतनाट्यम है, ओडिसी है, कुचिपुड़ी है। कौन सा नृत्य उत्तर प्रदेश से संबद्ध है? तो आपका जो राइट आंसर है साथियों वो है कथक, ठीक है। कथक जो है वो उत्तर प्रदेश राज्य से संबद्ध है। कथक उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय कथक संस्थान लखनऊ में स्थित है। ओडिसी शास्त्रीय उड़ीसा का शास्त्रीय लोक नृत्य है और भरतनाट्यम तमिलनाडु का लोक नृत्य है, जबकि कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला लाइट हाउस उत्सव कहाँ आयोजित हुआ है? गुजरात में, राजस्थान में, गोवा में, महाराष्ट्र में। तो कौन से राज्य में आयोजित हुआ है भारत का पहला लाइट हाउस? तो आपका जो राइट आंसर साथियों वो है गोवा में, ठीक है। गोवा में भारत का पहला लाइट हाउस उत्सव आयोजित हुआ है। केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जल मार्ग तथा आयुष मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल ने गोवा के पणजी में फोर्ट अगुआड़ा लाइट हाउस से भारत के पहले लाइट हाउस फेस्टिवल का उद्घाटन किया, ठीक है। चाणक्य का अन्य नाम था, क्या नाम था चाणक्य का अन्य नाम? भट्ट स्वामी, राजशेखर, विष्णुगुप्त, विशाखदत्त। चाणक्य का अन्य नाम क्या था? तो विष्णुगुप्त आपका राइट आंसर होगा। चाणक्य का अन्य नाम विष्णुगुप्त था। चाणक्य के जो अन्य 3 नाम थे वो कौन कौन से हैं जानिए। चाणक्य, विष्णुगुप्त और कौटिल्य, ये 3 नाम थे चाणक्य के। ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार के प्रमुख थे। कौटिल्य अर्थशास्त्र नामक पुस्तक के लेखक, ठीक है। कौटिल्य अर्थशास्त्र नामक पुस्तक के लेखक हैं। यह पुस्तक राजनीति से संबंधित है। इसमें मौर्य के शासन व्यवस्था का उल्लेख है इस पुस्तक में, ठीक है, अर्थशास्त्र में। अगला प्रश्न है, भारत के किस मध्यकालीन शासक ने इक्ता व्यवस्था प्रारंभ की थी? इल्तुतमिश ने, बलबन ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो किसने इक्ता व्यवस्था प्रारंभ की थी? तो इल्तुतमिश आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। इल्तुतमिश ने इक्ता व्यवस्था प्रारंभ की थी। भारत में इक्ता व्यवस्था की शुरुआत इल्तुतमिश ने की थी। यह भूमि का वह विशेष खंड था जो सैनिक अधिकारियों के बीच नगद वेतन के बदले बांटा जाता था, परंतु वे उस भूखंड के मालिक नहीं होते थे, बस वे केवल उसके लगान का ही उपभोग कर सकते थे। इक्ता प्राप्त करने वाले अधिकारियों को मुक्ति, अमीर और मालिक भी कहा जाता था। समझ गए बात को? अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से उच्चतम न्यायालय ने जीविका का अधिकार, निजता का अधिकार, सम्मान का अधिकार एवं सुनवाई का अधिकार निकाले हैं? कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20। कौन सा अनुच्छेद है? तो आपका जो राइट आंसर है वो है अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 21, ठीक है। अनुच्छेद 21 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय ने जीविका का अधिकार, निजता का अधिकार, सम्मान का अधिकार एवं सुनवाई का अधिकार निकाले हैं, ठीक है। तो यह अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आते हैं। उच्चतम न्यायालय ने मेनका मामले में अपने फैसले दोबारा स्थापित किया।
इसमें अनुच्छेद 21 के भाग के रूप में निम्नलिखित अधिकारों की घोषणा की। कौन कौन सी देखिए, मानवीय प्रतिष्ठा के साथ जीने का अधिकार, जीवन रक्षा का अधिकार, निजता का अधिकार, इसके अलावा निःशुल्क कानूनी सहायता का अधिकार, आश्रय का अधिकार और स्वास्थ्य का अधिकार आदि है। ठीक है, तो अनुच्छेद 21। अगला प्रश्न है, केरल तट को इस नाम से भी जाना जाता है, माने इस 4 ऑप्शन में से किसी एक नाम से भी जाना जाता है केरल तट को, तो कौन सा नाम है? तो आपका जो राइट आंसर है साथियों वो है मालाबार तट। ठीक है, केरल तट को मालाबार तट के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, जो मालाबार तट है उत्तर में गोवा से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक विस्तारित है। इस क्षेत्र में लंबे तथा संकरे लैगून या कयाल पाए जाते हैं। इस क्षेत्र की मिट्टी कॉप एवं महीन लेटराइट प्रकार की होती है, जिसमें रबर, सिनकोना, कहवा, गर्म मसाले एवं नारियल आदि के बागान पाए जाते हैं। पेरियार यहाँ की एक प्रमुख नदी है। इस तट पर मोनोजाइट, जिरकान एवं थोरियम जैसे आणविक खनिज पाए जाते हैं। ठीक है, तो मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, दक्षिण पश्चिम मानसून काल में निम्नलिखित स्थानों में से सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? कोलकाता में होती है, मंगलोर में होती है, चेन्नई में या फिर दिल्ली में? तो सबसे कम वर्षा कहाँ होती है दक्षिण पश्चिम मानसून काल में? तो चेन्नई आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चेन्नई में होती है। दक्षिण पश्चिमी मानसून काल में चेन्नई सबसे कम वर्षा प्राप्त करता है। यह महानगर उत्तरी पूर्वी मानसूनी हवाओं से अपनी अधिकांश वर्षा अक्टूबर से दिसंबर के मध्य लौटते हुए मानसून से प्राप्त करता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, जेट इंजन की कार्य प्रणाली निम्न में से किस एक के संरक्षक सिद्धांत पर निर्भर करती है? ऊर्जा, द्रव्यमान, रेखीय संवेग या कोणीय संवेग? तो किस एक संरक्षक सिद्धांत पर निर्भर है जेट इंजन की कार्य प्रणाली? तो आपका जो राइट आंसर साथी वो है रेखीय संवेग संरक्षण। ठीक है, रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है जेट इंजन की कार्य प्रणाली। जेट इंजन की जो कार्य प्रणाली है रेखीय संवेग संरक्षण सिद्धांत पर कार्य करता है। संवेग संरक्षण वह सिद्धांत है जिसके अनुसार यदि किसी निकाय पर कोई बाह्य बल कार्य न करे तो निकाय का कुल संवेग नियत रहता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, खतरे के संकेत के लिए लाल प्रकाश का उपयोग किया जाता है क्यों किया जाता है खतरे के संकेत के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग? इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है, यह आंखों के लिए आरामदायक है, इसका सबसे कम रासायनिक प्रभाव होता है या फिर वायु में इसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो सकता है? तो कौन सा ऑप्शन सही होगा बताइए? तो साथियों आपका जो राइट आंसर है वो है इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। ठीक है, इसीलिए खतरे के संकेत के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है। देखिए, खतरे के संकेत के लिए लाल रंग के प्रकाश का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है तथा लाल रंग के प्रकाश की तरंग दैर्घ्य अर्थात तरंग की लंबाई अन्य रंगों की अपेक्षा सबसे अधिक होती है। इस कारण यह दूर से दिखाई पड़ जाता है। तरंग दैर्घ्य तथा प्रकीर्णन में प्रतिलोमानुपाती संबंध होता है। ठीक है, तो जब प्रकीर्णन कम होता है तो वो ज़्यादा देर तक दिखेगा और जब दूरी से भी दिख जाएगा तो लोग ज़्यादा दूर रहेंगे तब भी लाल रंग दिख जाएंगे, तो इससे क्या होगा, खतरा टल सकता है। ठीक है, तो तरंग दैर्घ्य जो होता है वो अधिक होता है। अगला प्रश्न है, 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला है? ऋतिक रोशन को, अक्षय कुमार को, अल्लू अर्जुन को या फिर सनी देओल को? किसे मिला है 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार का सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार? तो साथियों वो एक्टर का नाम है अल्लू अर्जुन। ठीक है, अल्लू अर्जुन को 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है। ठीक है, अल्लू अर्जुन ने तेलुगु फिल्म पुष्पा द राइज के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता। वहीं सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का सम्मान क्रमशः हिंदी फिल्मों गंगूबाई कठियावाड़ी और मिमी के लिए आलिया और कृति को मिला है। ठीक है, अगला प्रश्न है, सन 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न राज्यों में से किसका जनसंख्या घनत्व न्यूनतम है? नागालैंड का, अरुणाचल प्रदेश का, सिक्किम का या फिर मिजोरम का? तो 2011 की जनगणना के अनुसार आपको बताना है किस राज्य की जनसंख्या घनत्व न्यूनतम है। तो अरुणाचल प्रदेश आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, देखिए जनसंख्या घनत्व है
नागालैंड का 119 है, सिक्किम का 86 है, मिजोरम का 52 है और अरुणाचल प्रदेश का 17 है। ठीक है, अतः उपरोक्त में से न्यूनतम जो जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है वो अरुणाचल प्रदेश है। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसे महात्मा गांधी द्वारा संबोधित किया गया था संपन्न हुआ था अमरावती में, बेलगाम में, कराची में या फिर नागपुर में? कहाँ पे संपन्न हुआ था? तो साथियों वो बेलगाम में संपन्न हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसे महात्मा गांधी द्वारा संबोधित किया था वो संपन्न हुआ था बेलगाम में। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन बेलगांव में संपन्न हुआ था जिसे महात्मा गांधी ने संबोधित किया था और 1924 में संपन्न इसी एकमात्र भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी द्वारा की गई थी। ठीक है, संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती हैं? अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 53, अनुच्छेद 54। तो साथियों जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा अनुच्छेद 53 के अंतर्गत, संविधान के अनुच्छेद 53 के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका की शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती हैं। ठीक है, संविधान यह कहता है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। अनुच्छेद 53 इस प्रकार भारत का राष्ट्रपति संघ की कार्यपालिका शक्ति का प्रधान होता है। ठीक है, अनुच्छेद 53 के अंतर्गत रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया कब, किस सन में? 1773 में, 1774 में, 1784 में, 1793 में? तो किस वर्ष पारित किया गया रेगुलेटिंग एक्ट? तो 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट जो है वो 1773 ब्रिटिश संसद द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों के कारण बंगाल में कुप्रशासन से उपजी परिस्थितियों को नियंत्रित करने के लिए एवं उसके अतिरिक्त इसका उद्देश्य कंपनी को संचालन समिति में आमूल चूल परिवर्तन करना और कंपनी के राजनीतिक अस्तित्व को स्वीकार कर उसके व्यापार ढांचे को राजनीतिक कार्यों के योग्य बनाना था। यह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों से संबंधित पहला महत्वपूर्ण संसदीय कानून था। ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। इनमें से किस प्रख्यात समाज सुधारक ने ज्ञान योग, कर्मयोग तथा राजयोग नामक पुस्तकें लिखी? स्वामी विवेकानंद, राणा डे, राजा राम मोहन राय, रामकृष्ण परमहंस। समाज सुधारक ने ज्ञान योग, कर्मयोग तथा राजयोग नामक पुस्तकें लिखी, तो किसने? इसमें से कौन से प्रख्यात समाज सुधारक थे? तो स्वामी विवेकानंद जी हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने ज्ञान योग, कर्मयोग तथा राजयोग नामक पुस्तकें लिखी हैं। देखिए, युगांतरकारी आध्यात्मिक गुरु स्वामी विवेकानंद ने ज्ञान योग, कर्मयोग और राजयोग नामक पुस्तकें लिखी थी। इनका मूल नाम जो था वो नरेंद्र नाथ दत्त था, जो कि आगे चलकर स्वामी विवेकानंद के नाम से विख्यात हुए। भारत में इनका जन्म दिवस जो है वो 12 जनवरी को मनाया जाता है और राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, स्वामी विवेकानंद जी। अगला प्रश्न है, हार्मुज जल संधि पाई जाती है काला सागर तथा मरमरा सागर के बीच में, या फिर फारस की खाड़ी तथा ओमान की खाड़ी के बीच में, या अरब सागर एवं लाल सागर के बीच, लाल सागर एवं भूमध्य सागर के बीच? तो हार्मुज जो जल संधि है वो कहाँ पाई जाती है, किन के बीच में पाई जाती है, ये बताना है। तो साथियों आपका जो राइट आंसर होगा वो फारस और ओमान की खाड़ी के बीच में। ठीक है, फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच में हार्मुज जल संधि पाई जाती है। देखिए, जो फारस की खाड़ी है एवं ओमान की खाड़ी के बीच संयुक्त अरब अमीरात, ईरान, हार्मुज जल संधि, मरमरा सागर और काला सागर के बीच जो तुर्की बास्पोरस जल संधि पाई जाती है, मरमरा सागर एवं एजियन सागर के बीच डार्डेनिल्स जल संधि पाई जाती है, और अरब सागर एवं लाल सागर के बीच बाब अल मंडेब जल संधि पाई जाती है, और भूमध्य सागर एवं अटलांटिक महासागर के बीच में जिब्राल्टर जल संधि पाई जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है 15 मार्च को, 20 मार्च को, 21 मार्च को या फिर 31 मार्च को? तो विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? तो 20 मार्च आपका राइट आंसर होगा। 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है।
विश्व गौरैया दिवस प्रत्येक वर्ष के 20 मार्च को मनाया जाता है, जबकि 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस और 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विटामिन में से किसको एस्कॉर्बिक अम्ल भी कहा जाता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो एस्कॉर्बिक अम्ल के नाम से भी जाना जाता है, कौन सी विटामिन है? तो विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, देखिए विटामिन के नाम हैं और रासायनिक नाम भी हैं। तो विटामिन ए को रेटिनॉल के नाम से जाना जाता है और विटामिन बी को थायमिन के नाम से, ये रासायनिक नाम है। ठीक है, और विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से और विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, काकोरी षड्यंत्र केस में प्रधान आरोपी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को उत्तर प्रदेश के किस शहर में फांसी दी गई थी? वाराणसी में, गोरखपुर में, कानपुर में या फिर लखनऊ में? तो किस शहर में दी गई थी फांसी की सजा? उत्तर प्रदेश के कौन सा शहर है? तो साथियों, गोरखपुर में राम प्रसाद बिस्मिल को काकोरी षड्यंत्र के केस में इनको फांसी की सजा दी गई थी गोरखपुर में। ठीक है, 19 दिसंबर 1927 का दिन था को पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर जेल में काकोरी षड्यंत्र केस के आरोप में फांसी दी गई थी। 9 अगस्त 1925 को हुए काकोरी षड्यंत्र के आरोप में राम प्रसाद बिस्मिल जी थे, राजेंद्र लाहिड़ी, अशफाक उल्लाह खां और रोशन सिंह को फांसी दी गई। ठीक है, राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म 11 जून 1857 को कहाँ पे हुआ था? शाहजहांपुर, उत्तर प्रदेश में हुआ था। और अभी हाल में ही उत्तर प्रदेश सरकार ने काकोरी कांड का नाम बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया है। ठीक है, तो काकोरी कांड का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश सरकार ने काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, तेनालीराम किस राजा के दरबारी थे? चंद्रगुप्त द्वितीय, राजा भोज, कृष्णदेव राय, पृथ्वीराज चौहान। तो तेनालीराम किस राजा के दरबारी कवि थे? तो आपका जो राइट आंसर है साथियों वो है कृष्णदेव राय। ठीक है, कृष्णदेव राय राजा के दरबारी थे तेनालीराम। तेनालीराम विजयनगर साम्राज्य के महान शासक, जो कि 1509 से 1529 तक उनका शासक था, के कृष्णदेव राय अष्टदिग्गजों में शामिल थे। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है? ताप्ती नदी है, कृष्णा नदी है, कावेरी है, गोदावरी नदी है। तो कौन सी नदी है जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है? तो साथियों, जो ताप्ती नदी है ना, वो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। ठीक है, भारत की पश्चिमी प्रवाह वाली प्रमुख नदियां हैं, जैसे कि नर्मदा हुआ, ताप्ती हुआ, माही हुआ, ये नदियां पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं। अगला प्रश्न है, जीएसएम का पूरा नाम क्या है? जियोग्राफिकल सिस्टम फॉर मोबिलिटी, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन, ग्रेट सिस्टम फॉर मोबाइल्स, ग्रांड सिस्टम फॉर मोबिलिटी। तो जीएसएम का पूरा नाम क्या है? तो साथियों, जीएसएम का जो पूरा नाम है वो है ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। ठीक है, ये जीएसएम का पूरा नाम है। जीएसएम का जो पूरा नाम है वो ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन है। यह विश्व में मोबाइल फ़ोन के लिए सबसे लोकप्रिय मानक है। यह एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जिसे विशेष बस स्टेशनों के एक नेटवर्क के आधार पर मोबाइल पर आवाज़ व डेटा संचार के उपयोग करते हैं। ठीक है, संचार के लिए उपयोग करते हैं। ठीक है, तो इसे जो है ना बस स्टेशनों के एक नेटवर्क के आधार पर मोबाइल पर आवाज़ व डेटा संचार के लिए उपयोग करते हैं। तो जीएसएम का पूरा नाम यही था। अगला प्रश्न है, झारखंड का निम्नलिखित में से कौन सा जिला जैन संस्कृति का प्रमुख केंद्र है? रामगढ़, लोहरदगा, गढ़वा, गिरिडीह। तो कौन सा झारखंड का जिला है जहाँ पे जैन संस्कृति का प्रमुख केंद्र है वो? तो साथियों, गिरिडीह जो है वो प्रमुख गिरिडीह जिला है जो प्रमुख जैन संस्कृति का केंद्र है झारखंड राज्य का। तो गिरिडीह आपका राइट आंसर होगा। देखिए, पारसनाथ पहाड़ियाँ झारखंड के गिरिडीह जिले में पहाड़ियों की एक श्रृंखला है। उच्चतम बिंदु समुद्र तल से 1350 मीटर ऊपर है। जैनियों के लिए यह सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों में से एक है। ठीक है, तो गिरिडीह जिला। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह में सिंहभूम क्षेत्र का नेता कौन था? राजा दुर्जन साल, राजा अर्जुन सिंह, ठाकुर विश्वनाथ शाह, टिकैत उमराव सिंह। कौन था भाई?
तो 1857 के विद्रोह में सिंहभूम क्षेत्र का जो नेता था वो राजा अर्जुन सिंह था। कौन था? राजा अर्जुन सिंह। ठीक है, राजा अर्जुन सिंह जो था 1829 से 1890 1857 के भारतीय विद्रोह के दौरान सिंहभूम के एक प्रमुख नेता थे। ठीक है, तो ये थे आपके 25 क्वेश्चन। 25 क्वेश्चन में आप कितना कर पाए हैं ये जरूर कमेंट करके बताइएगा। अगर साथियों वीडियो पसंद आई तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, तो साथियों तब तक मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद।